आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को हैं और वक्त महाभारत का हो चुका है। महाभारत की शुरुआत में मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूं। एक दरोगा की कितनी तनख्वाह आपके हिसाब से होगी? चलिए मान लेते हैं 50,000, 60,000, 70,000, चलिए ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक मान लेते हैं। तो क्या 14 साल की नौकरी में 100 करोड़ की संपत्ति बनाई जा सकती है? हिसाब लगाइएगा। बिल्कुल भी नहीं। ईमानदारी से तो कतई नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की नरगिस और करप्शन की दीवानी इंस्पेक्टर मैडम ने अकूत संपत्ति बनाई। शौक ऐसा कि काले धन की इंस्पेक्टर मैडम BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर और थार से नीचे कदम ही नहीं रखती थी। बताऊंगी आज आपको महिला दरोगा के स्वर्ण लोक का पूरा काला चिट्ठा। दूसरी तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इंदौर का एक ऐसा जोड़ा देख रहे हैं जिसकी अभी 11 मई को शादी हुई थी। हनीमून पर गुवाहाटी पर जाने का फैसला दोनों करते हैं और शिलोंग भी पहुंच जाते हैं। हैरानी तब हुई जब 23 मई को अचानक से राजा और सोनम रघुवंशी गायब हो जाते हैं और 2 जून को खाई में राजा का शव मिलता है, लेकिन सोनम कहां लापता है इसका पता अब तक भी नहीं लग सका है। क्या सीबीआई जांच से ही मामले की परतें खुलेंगी? सवाल बड़ा है। बताऊंगी पूरी खबर विस्तार से आपको। अब आप देखिए, अगली जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो पाकिस्तान की है, जहां पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती ऐसी हुई है कि पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ भारत का डेलीगेशन 30 से ज्यादा देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुका है, आतंक के सबूत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो नकलची फौज के साथ अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में पहुंचा था और शुरुआत में ही दिखा दिया कि पाकिस्तान कितना बड़ा नकलची, झूठा और मक्कार है। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ब्रैड शेरमन ने पाकिस्तान को ऐसा बेइज्जत किया कि बिलावल बिलबिलाने लगा। आखिर ग्लोबल बेइज्जती का हकदार पाकिस्तान कैसे बना, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बताऊंगी पूरी खबर विस्तार से, आप शो के अंत तक बने रहिए। लेकिन साथ ही महाभारत में हम बात होगी उस तस्वीर की, विश्व की चर्चित दोस्ती की तस्वीर को आप देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क तो दूसरी तरफ पावरफुल देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। एक दूसरे की तारीफ में ऐसे कसीदे पढ़ते थे, हर कोई सोचता था कि भाई कितनी पक्की दोस्ती है। दोस्ती की मिसालें देनी जाने लगी। दोनों की दोस्ती में ऐसी दरार पड़ी है कि पक्के यार अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे के गहरे राज खोलने लगे हैं। खबर यही है कि मस्क खोलेंगे ट्रंप की पोल। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ट्रंप ने मस्क को एहसान फरामोश तक कह दिया, तो मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी और एप्स्टीन फाइल तक का जिक्र भी कर दिया है। पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन चलिए अब पहली जो एक खबर विस्तार से जाननी है आपको, वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की वो खबर जो हर किसी को हैरान कर रही है। एक महिला दरोगा जिसकी अकूत संपत्ति, और हर कोई ये हैरान कि आखिर इतना पैसा महिला मैडम के पास आया कैसे। ये तो दरोगा है और दरोगा की तनख्वाह 80,000 होती है। 80 करोड़ की नरगिस कैसे बन गई? नरगिस की काली कमाई का बही खाता निकलकर सामने आया है और लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि ऐसा कोई राज्य नहीं जहां मैडम का बंगला नहीं हो। मेरठ में आप सोचिए 600 गज में एक बड़ा आलीशान बंगला बनाया हुआ है। आज घर के भीतर कोई नहीं है क्योंकि मैडम के जो पति सुरेश यादव हैं वो जेल के भीतर जा चुके हैं। उनकी तो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हर कोई हैरान हो जाएगा। अब जरा इन ग्राफिक्स को गौर से देखिए। नरगिस की काली कमाई का बही खाता मैं आपको बता रही हूँ। 80 करोड़ की दरोगा नरगिस है। गाड़ियां एक से एक, बंगले एक से एक, शौक भी हाई फाई। अब आप देखिए कानपुर देहात में 27 करोड़ 20 लाख की संपत्ति निकलकर सामने आई। मेरठ में 8 संपत्तियां, कीमत 26 करोड़। एक महिला दरोगा का ये हाल आप देखिए। मेरठ में तकरीबन 600 गज का घर बताया जा रहा है। काली कमाई की पोल खुल रही है। अमरोहा में 10 करोड़ की संपत्ति है मैडम दरोगा की। बरेली में 2 संपत्ति जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए।
लखनऊ में 2 संपत्ति, कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए। नोएडा में 4 करोड़ की संपत्ति। आप देखिए, आप गिनते जाइए जगह, संपत्ति निकलकर सामने आएगी। गाजियाबाद में एक संपत्ति 40 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। देहरादून में 2 संपत्ति 40 लाख की कीमत। अब आप देखिए, 2.5 करोड़ की लैंड रोवर कार भी है मैडम के पास। 72 लाख की जैगुआर समेत कई गाड़ियां हैं। जब घर का दरवाजा खुलने का प्रयास, लगातार खुलवाने का प्रयास हमारा रिपोर्टर कर रहा है, तो वहां पर दिख रहा है कि घर के भीतर एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां हैं। ये मैडम के पास इतनी अकूत संपत्ति आई कैसे? आखिर इस कमाई का झोल क्या है? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर और थार, ये सब नरगिस का शौक भर है। 3 करोड़ से ज्यादा की कारें तो नरगिस ने सिर्फ शौक पूरा करने के लिए खरीदी थी। नरगिस खान के अकूत संपत्ति के राज जब खुले तो कोठियां, हवेली, बार, होटल के साथ जमीन जैसे करोड़ की प्रॉपर्टी शामिल है। 1989 में महिला दरोगा बनी नरगिस खान करोड़ों की मालकिन है। प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बनी और वर्तमान में बरेली में तैनात है। आज से 31 साल पहले हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और लेखक हरिशंकर परसाई की एक कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का नाम था इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इस कहानी में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाता है। चांद पर पुलिस रिश्वत नहीं लेती है और ईमानदारी से काम करती है। लेकिन इंस्पेक्टर मातादीन जैसे ही चांद पर पहुंचता है, वहां पुलिस को रिश्वत लेने के अलग अलग तरीके सिखाता है। धीरे धीरे पूरा पुलिस महकमा भ्रष्ट हो जाता है और आखिर मातादीन को चांद से निकाल दिया जाता है। हमारे देश में भी कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए नए नए तरीके निकालते हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं। कई बार भ्रष्ट पुलिस वाले आसानी से बच भी जाते हैं। इंस्पेक्टर नरगिस खान के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था। नरगिस खान पर गलत तरीके से 80 करोड़ की संपत्ति कमाने का आरोप लगा है। नरगिस खान अगले साल फरवरी में रिटायर होने वाली है। एंटी करप्शन यूनिट ने मेरठ के मेडिकल थाना में केस दर्ज कराया है। जांच में पता चला कि नरगिस खान ने 14 साल में 5 करोड़ 36 लाख 49,824 रुपए की कमाई की, जबकि 10 करोड़ 59 लाख 85,362 रुपए खर्च किए। यानी नरगिस खान ने कमाई के मुकाबले 5 करोड़ 23 लाख 35,538 रुपए ज्यादा खर्च किए। नरगिस खान को रिश्वत का एक ऐसा कामधेनु गाय मिल गई थी जिससे उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। 14 साल में नरगिस खान ने न केवल खर्च दोगुने हुए बल्कि कमाई की स्पीड के मामले में नरगिस खान ने देश के बड़े बड़े स्टार्टअप्स को पीछे छोड़ दिया। नरगिस की नीयत में शुरू से ही कहीं खोट थी, इसीलिए 1999 में महिला थाना में प्रभारी बनने के बाद से ही नरगिस खान विवादों में रही। नरगिस पर महंगी लग्जरी गाड़ी खरीदने पर जांच बिठाई गई, तब से वो चर्चा में आ गई। बताया जा रहा है कि नरगिस की सपा सरकार में पकड़ काफी गहरी थी, इसीलिए उसकी पोस्टिंग उन्हीं थानों पर होती रही जिनमें खूब मलाई थी। 2021 में नरगिस और उसके पति सुरेश यादव को करोड़ों रुपयों के गबन में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा मेरठ रेलवे स्टेशन से बरामद बच्ची को कथित तौर पर भिखारी गैंग को सौंपने के मामले में भी नरगिस खान को सस्पेंड किया गया था। हालांकि जैसे ही नरगिस खान पर आरोप लगा तो नरगिस छुट्टी पर चली गई, जबकि कानपुर देहात पुलिस ने एक दूसरे मामले में नरगिस खान के पति सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये भी, बीते 24 वर्षों से ये जांच क्यों नहीं हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान बेइज्जती का आदी हो चुका है। ग्लोबली शर्मसार होना और फिर भी हेकड़ी का ना जाना, ऐसी सिर्फ आतंकिस्तान की ही हैसियत हो सकती है। बिलावल भुट्टो भारत की नकल से अमेरिका चले तो गए थे, लेकिन ऐसा तमाचा खाकर आए जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ब्रेट शेरमन ने ऐसा धोया कि बिलावल को मुंह छिपाने तक की जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है। दमदार देश की मोहर भी इस बात पर
लग चुकी है। कैसे, की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान की ग्लोबली धुलाई भी हो गई, पाकिस्तान की इंटरनेशनल पिटाई भी हो गई। पाकिस्तान की इंटरनेशनल पिटाई कैसे हुई, किस लेवल पर हुई, किसने की? पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में आए दिन विदेशों में अपमानित होता रहता है। बिलावल भुट्टो नकलची फौज के साथ अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में पहुंचा था और जो बिलावल ने शुरुआत की वहीं से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। भारत का डेलीगेशन 30 से ज्यादा देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा था, आतंक के सबूत दिखा रहा था और बिलावल कोरा कागज दिखा रहा था। They go around and they show a picture of a man with a beard leading funeral prayers. And this delegation goes around violently sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. The fact of the matter is, this man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए सबूत की जरूरत होती है। बिलावल ने अपनी ओपनिंग में ही आतंकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और बता दिया कि वो झूठा है, मक्कार है और दिखाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की असली और दमदार बेइज्जती अमेरिका कांग्रेस सदस्य ब्रैड शेरमन ने की। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का पक्ष लेकर गया था। खुद ब्रैड शेरमन ने बिलावल से सवालों की झड़ी लगा दी। ब्रैड शेरमन ने जिन सवालों पर बिलावल की बोलती बंद कर दी, उन सवालों का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। शेरमन ने बोलकर लताड़ लगाई कि पाकिस्तान को खुद ही आतंकवादियों को पालता पोसता है। शेरमन ने पूछा कि जैश-ए मोहम्मद संगठन पाकिस्तान में है, उसका क्या हुआ, जिसने 2002 में मेरे नागरिक डैनियल पर्ल की हत्या कर दी थी। पर्ल का परिवार अब भी मेरे जिले में रहता है और पाकिस्तान को जैश से लड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ब्रैड शेरमन पाकिस्तान को घेरने में यही नहीं रुके। ब्रैड शेरमन ने यह भी पूछा, पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई, अहमदिया, मुसलमान क्यों परेशान हैं? वहाँ हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव या असमान जस्टिस क्यों हो रहा है? ये लोग सिस्टम के डर के बिना अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर शकील अफरीदी को क्यों नहीं रिहा किया गया, जिन्होंने ओसामा को मारने में यूएस की मदद की थी? साल 2012 में एक पाकिस्तानी कोर्ट ने अफरीदी को 33 साल की जेल की सजा सुनाई थी। ब्रैड शेरमन सबूतों के साथ ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और ये देख पाकिस्तान के बिलावल बिलबिला रहे हैं। अपनी इंटरनेशनली फजीयत देख पाकिस्तान की बोलती बंद है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने में पीछे नहीं हट रहा, तब तक दूसरा लाइन में लग जा रहा है। खुद पाकिस्तान के आईटी मंत्री कह रहे हैं कि हमने भारत को इस वॉर में हरा दिया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जेन जी ने, पाकिस्तान के मीमर्स ने, देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर। मतलब आपने ऐसे ऐसे मीम्स देखे कि जी लाहौर मत जाना, वो रास्ता गलत बताते गुम जाओगे, कराची मत जाना मोबाइल चोरी हो जाएगा, डंपर के नीचे जाके मर जाओगे। हमारी मीम गेम भी इतनी ऊपर थी कि इंडियन परेशान थे, बिकॉज वो गए हुए थे एक वॉर हिस्टीरिया के अंदर कि ओ माय गॉड, यहाँ से बम आ गया, यहाँ से मिसाइल आ गया, हमने लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया, हमने मुल्तान की बंदरगाह को अटैक कर दिया। तो जब ये सारे जोक्स चल रहे थे, पाकिस्तानी, ये तो वो सीरियस होकर जोक्स कर रहे थे ना, पाकिस्तानी उनका मजाक उड़ा रहे थे और वो परेशान थे, ये कौन सी कौम से पाला पड़ गया है जो हमें जुगते लगा रहे हैं इस माहौल के अंदर। पाकिस्तान है कि अपनी बेइज्जती कराने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता है, चाहे विदेश जाकर बेइज्जत होना हो या अपने ही घर में अपने लोगों के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, एक तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है तो दूसरी तरफ खुद के नेता मीम्स की बातें कर रहे हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। अब क्या कुछ वो बातें हैं जो दुनिया ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ, जरा गौर से देखिए। देखिए, जनरल मुनीर ने फिर से जहर उगला है। मुनीर ने एलओसी का दौरा किया है, एलओसी पर तैनात सैनिकों से मुलाकात भी की है। भारत से मिली हार को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। मुनीर ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, यानी कि पुराना राग अलाप रहा है। विदेश नीति की रणनीति का हिस्सा मुनीर
हर मोर्चे पर कश्मीर कार्ड खेलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कई बार कश्मीर का राजनीतिकरण किया है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। दुनिया का ध्यान हटाने के लिए बार बार कश्मीर का इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया अपना ध्यान हटा ले। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, राजस्थान के भरतपुर में गुर्जरों ने ट्रेन रोकी है। ये जानकारी मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में रेलवे पटरी पर लोग पहुंचे हैं। महापंचायत के लिए जुटे थे गुर्जर समाज के लोग। महापंचायत खत्म होने के बाद ट्रेन रोकी गई है। ये बड़ी खबर। सैकड़ों की संख्या में रेलवे पटरी पर लोग पहुंचे और वहां पर ट्रेन रोकी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। ये राजस्थान के भरतपुर का मामला है। आप देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में रेलवे पटरी पर लोग पहुंचे। महापंचायत के लिए जुटे थे गुर्जर समाज के लोग। महापंचायत खत्म होने के बाद ये ट्रेन रोकी गई है और वहां पर देखिए आपको सैकड़ों लोग दिख रहे हैं। किस तरीके से ट्रेन को रोकने का काम किया जा रहा है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। महापंचायत के लिए जुटे थे गुर्जर समाज के लोग, लेकिन महापंचायत खत्म होने के बाद ये ट्रेन रोकी गई है। राजस्थान भरतपुर की तस्वीरें आ रही हैं। आवाज सुनिए आप, क्या कुछ लोग यहाँ पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मैं बात कर रही हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की। पूरी रिपोर्ट देखिए कैसे मस्क ने ट्रंप की पोल खोलने के लिए कमर कस ली है। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर शख्स, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति। दोनों लोग जो कभी साथ साथ थे, ऐसी दोस्ती जिसकी दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी थी, लेकिन अब उनके बीच आ गई है ऐसी दरार कि ये देख दुनिया हैरान है। ट्रंप और मस्क की दोस्ती ऐसी टूटी कि दोनों दुनिया के सामने खुलेआम एक दूसरे के विरोध में आ गए। जो कुछ दिन पहले एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे, वो अब एक दूसरे की बुराई करने में रुक नहीं रहे। सोशल मीडिया पर बहस तो चल ही रही है, वहीं खुलेआम अब बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एलन मस्क की तरफ से सबसे बड़ा आरोप जो लगाया गया, उससे अमेरिका में भूचाल आने की पूरी संभावना है। एलन मस्क ने आरोप लगाया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है और उन पर इसे लेकर महाभियोग चलाने की मांग का समर्थन किया। दरअसल जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी था जो नाबालिगों की यौन शोषण और तस्करी के अपराधों में शामिल था। जेफरी एप्स्टीन की जांच के दौरान मिले सबूतों को एप्स्टीन फाइल कहा जाता है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं जो कि उसके साथ इन अपराधों का हिस्सा थे। मस्क का आरोप है कि ट्रंप ने इस फाइल को जारी नहीं होने दिया क्योंकि इस पूरे केस में ट्रंप की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, मस्क खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ चुकी है कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने का ऐलान कर दिया है। मस्क ने कहा उनके मदद के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। मस्क खुलकर कह रहे हैं ट्रंप को पद से हटा देना चाहिए, उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। वहीं ट्रंप ने भी मस्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो मस्क को पागल बता रहे हैं। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दे दी है। दरअसल ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ट्रंप के खिलाफ नई पॉलिटिकल पार्टी के गठन तक पहुंच गया है और इसके लिए वोटिंग भी शुरू हो गई है, जिसमें ट्रंप को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्क ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि क्या अब अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है। मस्क के इस पोस्ट में करोड़ों लोगों ने हामी भरी है। 80% से ज्यादा लोग मस्क के विचार से सहमत हैं, वहीं 19% लोग मस्क के बयान को खारिज कर चुके हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप और मस्क के बीच शुरू हुई दुश्मनी कहां तक पहुंचती है और क्या अमेरिका में आने वाले दिनों में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब आप तस्वीर में जो दो शख्स देख रहे हैं, एक का नाम है राजा रघुवंशी, दूसरे का नाम है सोनम रघुवंशी। हाल ही में दोनों की 11 मई को शादी हुई थी। बहुत खुश थे। शादी के बाद घूमने का प्लान किया।
और निकल गए गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके बाद अचानक से शिलोंग जाने का प्लान बनता है और दुखद ये कि 2 जून की तारीख को इसी राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिलती है। तभी से बार बार ये सवाल कि आखिर सोनम कहां गई। एक बेटी लापता, एक दामाद की हत्या हो चुकी है। राजा रघुवंशी की मौत, सोनम अब भी लापता। हनीमून मनाने गए इंदौर के कपल के साथ मेघालय में आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे ये मामला सीबीआई तक पहुंचने वाला है, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। एक बेटी लापता है, परिवार बेसुध है और समाज आक्रोशित। परिवार के न्याय की गूंज ने राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश का चर्चित राजा सोनम रघुवंशी मामला अब सीबीआई जांच की दहलीज पर है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद गृह मंत्री अमित शाह से इस बाबत सिफारिश की है। दरअसल पिछले कई दिनों से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद गृह मंत्री अमित शाह से बात की और सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके बताया, संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। मैंने मेघालय के मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटना की सीबीआई से जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया है। परिवार सदमे में है, माँ बाप की आंखों में आंसू हैं और दिल में बस एक सवाल कि आखिर हमारी बेटी कहाँ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में काफी ढिलाई बरती, जिसके चलते उन्होंने इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी। दरअसल राजा और सोनम रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी, जिसके बाद वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे और 23 मई को शिलोंग में दोनों लापता हो गए थे। खोजबीन के बाद 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं इस मामले को लेकर अब रघुवंशी समाज भी लामबंद है। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। हेलो गोविंद। हाँ गोविंद, शिवराज बोल रहा था। हम लोग देखते हैं, अमित जी से भी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आप शिलांग में ही आप? शिलोंग में सर। मैं अभी बात करता हूँ, किसी बात के साथ लगा सर, प्लीज मैं करता हूँ, फिर मैं आपको बात करूँगा। ये नंबर दे देंगे। हाँ ठीक ठीक, प्रणाम। एक बेटी के लापता होने की ये कहानी अब पूरे प्रदेश की पीड़ा बन चुकी है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, परिवार की चिंता और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ रहा है। लिहाजा अब सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले की परतें खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, सोनम और राजा रघुवंशी का नया वीडियो जो सामने आया है, उसमें एक लाल कार दिख रही है। शिलोंग लापता होने से एक दिन पहले होटल के बाहर का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो होटल के बाहर सोनम और राजा दिख रहे हैं। होटल से कुछ दूरी पर एक लाल रंग की कार दिख रही है। सोनम के परिवार ने आशंका जताई है कि इसी लाल कार से राजा और सोनम की रेकी की गई है। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। सोनम रघुवंशी आपको गोल घेरे में दिख रही है, राजा रघुवंशी भी पीछे उनके एकदम दिख रहे हैं गोल घेरे में। लेकिन थोड़ा दूर देखिए आप, वहां पर लाल गाड़ी आपको दिख रही है। लाल कार में पर परिवार को शक है कि इसी गाड़ी से, देखिए ये गाड़ी जो है इन दोनों की रेकी कर रही थी और वहीं किनारे रुकी है। गाड़ी में से कोई निकला है, एक महिला निकली है, एक पुरुष निकला है और दोनों उसी होटल के भीतर जा रहे हैं। देखिए थोड़ा नजदीक आए हैं। उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी को पूरा ट्रैक करने की कोशिश की कि स्कूटी में क्या सामान रख रहे हैं और क्या ये रेनकोट रख रहे हैं, कहाँ जाएंगे। और उसके बाद इसी पर परिवार ने शक व्यक्त किया। एक और बड़ी खबर, सोनम के भाई गोविंद ने शिलोंग से जारी किया है एक पोस्टर जारी कर पूछे कई सवाल। पोस्ट में लिखा है, ऑल आइज ऑन मेघालय, वी वांट जस्टिस। क्या वहां की सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई खोजबीन की है? ये एक बड़ा सवाल है सोनम के भाई का, क्योंकि ये भाई अपनी बहन को खोजना चाह रहा है। उस भाई की आंखें अपनी बहन को ढूंढ रही हैं।
वो अपना दर्द बयां इस पोस्ट के जरिए कर रहा है और वो कह रहा है कि कहां है सोनम, उसको ढूंढिए, सोनम इज अलाइव, सेव्ड हर लाइफ, उसकी जिंदगी को बचाया जाए, उसको ढूंढा जाए, ये पता लगाया जाए कि वो जिंदा है या नहीं है। इसको लेकर परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। और चलिए अब अगली खबर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस की स्ट्राइक सुपर स्पीड से चल रही है। करीब 8 जिलों से आई एनकाउंटर की तस्वीरें बता रही हैं कि अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति ने अपराधियों के पैर उखाड़ कर रख दिए हैं। और एक बड़ा संदेश कि उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में अपराधियों का एक ही इलाज है, ऑपरेशन लंगड़ा। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में लुटेरे ढेर, इटावा में रेप आरोपी का एनकाउंटर, प्रतापगढ़ में इनामी बदमाश ढेर, कानपुर देहात से ऑपरेशन लंगड़ा, सुल्तानपुर में मुठभेड़, बागपत में बदमाशों पर पुलिस का एक्शन, ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के शहर शहर में योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्राइम के खिलाफ हाई एक्शन ड्राइव चला रही है, क्योंकि मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है और क्रिमिनल के लिए कोई रहम नहीं है। हमीरपुर में रात पुलिस की मुठभेड़ में पुलिस ने गहने चोरों को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा, तो वहीं इटावा में भी पुलिस के साथ एनकाउंटर में रेप का मुख्य आरोपी घायल हुआ और 2 साथी अरेस्ट किए गए। नामजद अभियुक्त एवं उसके जो 2 सहयोग करने वाले साथी हैं, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि घटना के वक्त तमंचे का भी प्रयोग किया गया था, जिसकी बरामदगी के लिए गई टीम के द्वारा हुई पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी हुई है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा और खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। प्रतापगढ़ पुलिस ने भी एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, तो कानपुर देहात में भी ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर भारी पड़ रहा है। सुल्तानपुर में पुलिस का गोकशी केस में बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसके पास से अवैध असला बरामद किया गया है। अपने को घेरा में देखते हुए पुलिस के उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्म सुरक्षार्थ और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए उन पर फायर किया, जिससे अंकित सिंह नाम के बदमाश को पैर में गोली लगी है और अशरफ नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घेराबंदी करने पर इन दोनों अभियुक्तों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और फायर किया, जिसमें तैयब नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त मौके से भाग गया। यूपी की पुलिस 25,000 के इनामी बदमाश नवनीत बिजनौरिया और अर्जुन का उत्तराखंड में एनकाउंटर करके बागपत लाई है। दोनों पर दारोगा से पिस्टल छीनने के साथ ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है। आज पश्चिम यूपी के ग्रेटर नोएडा में लुटेरों की पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। इसमें जो बदमाश पकड़ा गया उस पर पहले से 10 मुकदमे चल रहे हैं। नवनीत मौका पाते ही तत्काल हमारे इस इंस्पेक्टर का पिस्टल निकाल के उन पर जानलेवा फायरिंग किया और भागने लगा। हमारी पुलिस ने आत्मरक्षा गिरफ्तारी करने के लिए इसको आवश्यक बल प्रयोग करते हुए इस पर फायरिंग किया और इसे गिरफ्तार कर दिया। इसके पास से कुल 2 पिस्टल बरामद हुई है। हमारी जो लूटी हुई पिस्टल पुलिस की थी वो बरामद हुई है और पुलिस के 8 कारतूस बरामद हुए हैं और एक पिस्टल जिससे उसने हत्या काबिज की थी ग्राम प्रधान की, वो बरामद हुई है और उससे कारतूस बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक जारी है, क्योंकि सरकार की नीति स्पष्ट और साफ है, यूपी में अपराध की माफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के औरैया से सपा योगी आदित्यनाथ कहा कि सरकार में, पहले सपा की सरकार में ना व्यापारी सुरक्षित ना बेटी। आज बदमाशों को मालूम है कि गलत किया तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले को पता है कि अगर उसने कहीं सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर फिर यमराज ही उसका इंतजार कर रहा होगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और अब खबर दिल्ली से आपको बताएंगे, जहां पर ऐसी दरिंदगी की गई कि एक जिंदगी खामोश हो गई। दिल्ली के नेहरू विहार में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या की गई।
बच्ची का शव एक सूटकेस में बंद पाया गया। शव के चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने 6 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी, सूटकेस में खून से लथपथ मिली लाश। दिल्ली के जेपीसी अस्पताल के बाहर लगी ये भीड़ बता रही है कि वारदात की दरिंदगी कितनी भयावह है। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में एक 9 साल की नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, लेकिन इसको जिस तरह से अंजाम दिया गया वो रूह कपाने वाला है। रेप के बाद हत्या का केस, मकान में सूटकेस में मिली बच्ची बेहोशी की हालत में थी। अस्पताल ने बच्ची को मृत घोषित किया। बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान। 7 बजे गई थी, फिर नहीं आई, हो गई थी। मैंने काम से भेजा था, आपने बता रहे बर्फ लेने के लिए गई थी, बर्फ देने गई थी दादी के, अपनी दादी को बर्फ देने, वापस नहीं आई, रास्ते से बुला लिया, खा गया मेरी बच्ची को, निकल गया वो। तलाश करने के लिए भेजा, फिर देख के अभी क्यों नहीं आई है, बर्फ ले गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो आई नहीं है। फिर हमने उसको ढूंढना शुरू करा कि रिश्तेदार नहीं है वो, हम तो जानते भी नहीं उसे, फ्लैट में रहता है, वो दूर है, यहाँ से काफी आगे। उसको फांसी लगनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए उसके। नेहरू विहार में हुए रेप मामले से पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल है। चारों तरफ चीख पुकार है। लोगों का कहना है हमें इंसाफ चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नेहरू विहार में, जहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और वो बच्ची महज 9 साल की थी और उसके बाद उसके टुकड़े करके सूटकेस में जो है भर दिया गया और फेंक दिया गया। बस ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और उस दरिंदे को हमारे सामने लाके खड़ा करना चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? मांग है मैडम कि उसको इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी पोती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भी बच्चियां हैं, इनकी भी बच्चियां हैं, इन सबकी बच्चियां हैं। पुलिस इस मामले में पॉक्सो की धारा को जोड़कर केस दर्ज कर चुकी है। आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसको परिवार के लोगों के द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। हमारी एक टीम अस्पताल पर भी पहुंची, जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और साथ ही उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई। उसके पश्चात सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया दयालपुर थाने में, हत्या, बलात्कार और बलात्कार के उससे प्रयास में हो जाने वाली हत्या। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को दुष्कर्म के बाद सूटकेस में भरकर फ्लैट में ही छोड़ दिया गया था। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर से बड़ी मां को बर्फ देने के लिए निकली थी, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी वह घर वापस नहीं आई, जिसके बाद मासूम बच्ची को उसके पिता ने तलाशना शुरू किया तो किसी जानकार ने बताया कि बच्ची उनके ही घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बने फ्लैट की तरफ जाते हुए दिखी थी। हालांकि जब बच्ची के पिता उस फ्लैट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो फ्लैट के गेट पर बाहर से ताला लगा था। गुस्साए बच्ची के पिता फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर गए तो देखा कि बच्ची एक सूटकेस में बेहोशी की हालत में पड़ी है और बच्ची के शरीर के नीचे के कपड़े भी नहीं थे। इसके बाद बच्ची के पिता उसे तुरंत पास के एक नर्सिंग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मासूम की रेप और हत्या के बाद से ही पूरे मोहल्ले में दहशत और गुस्सा है। परिवार और पड़ोसियों ने नौशाद नाम के एक शख्स पर आरोप लगाया है, जिसके बाद से पुलिस नौशाद की तलाश में जुट गई। मथुरा में बकरीद के बाद से तनाव है। बकरीद के मौके पर गौवंश के अवशेष मिलने से सनसनी है। 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुस्लिम समाज के नामजद 24 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बकरीद का त्योहार तो गुजर गया, लेकिन कृष्ण नगरी मथुरा में
माहौल तनाव भरा हो गया। वजह है ईदगाह के पास गौवंश के अवशेष मिलने का दावा किया जाना। धीरज जी, आपने क्या आवेदन में दिया था और ये पूरा मामला कैसे सामने आया? पूरा मामला हमारे जो क्षेत्र में कार्यकर्ता कार्य करते हैं उनके पास में किसी की सूचना गई थी। उन लोगों ने मुझे सूचित किया कि भैया यहाँ इस तरीके की, क्योंकि ईद पीछे गई है तो इस तरीके की घटना यहाँ पे दी गई है और इसके जो बचे हुए अवशेष हैं इनको किसी हिंदू के प्लॉट में इन्होंने डाल दिया। वहाँ से जब बात लीक हुई, मैं सेवा में था, वहाँ से मैं आया, वहाँ आके देखा तो मौके पे इंस्पेक्टर साहब वगैरह थे। पुलिस कोऑपरेट कर रही थी हम लोगों को, हमारी जो भावनाएं थी उनको समझ रही थी। उसको देखते हुए पुलिस ने काफ़ी, क्योंकि कुछ फेसबुक की लाइव और उसके माध्यम से भीड़ भी काफ़ी एकत्रित हो गई। एसपी आरए साहब और सब पूरा प्रशासन वहाँ पे मौके पे पहुँचा और हमसे कहा गया कि आप एप्लीकेशन दीजिए। हमने, क्योंकि गौरक्षा गौ सेवा करते हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन किस किस कार्य में लगन से कार्य कर रहा है वो हमको है पता। तो जो गाय से संबंधित कृत्य करते हैं, कटान का काम करते हैं, पड्डों के कटान का काम करते हैं, उन लोगों के नाम देके हमने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और अवशेष को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला गोवर्धन क्षेत्र के बरसाना रोड का है। ईदगाह के पास गौवंश के अवशेष मिलने का दावा। खबर सुनते ही इलाके में तनाव फैल गया। गौरक्षा दल और पुलिस में कहासुनी हुई। ईदगाह के मौके पर गो कटान का आरोप लगा। देर रात तक गोवर्धन में हंगामा होता रहा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास खबर फैलती है मार्केट में कि यहाँ पर जिम के पास गाय काटी गई है। लगभग ईदगाह से 50 मीटर दूर जिम है जहाँ पीछे गाय कटी हुई मिली, जिसको खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ गया। उन्होंने उस गाय के थड़ को लैब में भिजवा दिया जांच के लिए। लेकिन प्रशासन की तारीफ करनी होगी, उन्होंने काफ़ी सहयोग करा और उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया। 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है जनता को, जिससे कि दोषियों पे कार्रवाई हो। पुलिस ने इस मामले में अभी तक करीब 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुस्लिम समाज ने नामजद 24 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लोगों द्वारा आरोप लगाया कि जो गौवंश के अवशेष हैं, इसके आधार पर, उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आसपास के सीसीटीवी से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स मिले हैं, जिसके आधार पर हमारी टीमें लगातार तलाश कर रही है। जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि ईद के मौके पर गो तस्कर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो शाही ईदगाह मस्जिद है। शाही ईदगाह मस्जिद जो गोवर्धन में आता है, बरसाना रोड पर पड़ता है और इसी मस्जिद के ठीक बगल में बताया जा रहा है कि एक जिम है और उसके बगल में खाली प्लॉट। वहाँ पर कथित तौर पर जो गोमांस के अवशेष मिले और उसके बाद जो बवाल हुआ, हिंदू रक्षकों ने, जो गौ रक्षकों ने, हिंदू संगठनों ने बवाल किया। उसके बाद से तैनाती बढ़ा दी गई। यहाँ पर जो पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो तैनात हैं। 2-3 बटालियन यहाँ पर तैनात की गई है लगातार। हालांकि जो कल बवाल हुआ था उसके बाद से यहाँ पर शांति है, लेकिन ज़रूर इस इलाके में पुलिस की तैनाती इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि कोई फिर तनाव ना हो। 24 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। गोवर्धन थाने में मामला दर्ज किया गया है। कान्हा की नगरी मथुरा में तनाव भारी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी भी खंगाल रही है, जिससे गौवंश कहां से आया उसका पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जनता के बीच भाषण के मंच पर लोकतंत्र की सबसे ऊंची आवाज जब बुलंद होती है तो दुनिया सुनती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस आवाज को चुप कराना चाहते हैं, जो बैलेट से नहीं बुलेट से फैसला कराना चाहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो मंच के पीछे छिपी रहती है। कोलंबिया में कैसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला हुआ, इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। मंच सजा था, उम्मीदों की चादर बिछी थी,
लोगों की आंखों में सपनों की चमक थी और फिर बस एक आवाज आई, ढाई ढाई ढाई। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच हर सपना लहूलुहान हो गया, हर उम्मीद खामोश। ये सिर्फ एक नेता पर गोली नहीं थी, ये लोकतंत्र के सीने पर चली गोली थी। एक बार फिर सियासत की तकदीर बुलेट से लिखने की कोशिश की गई। तस्वीर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा की है, जहां राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरीबे रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अचानक गोली की तड़तड़ाहट ने सभी को हिलाकर रख दिया। जिस रैली में शांति से जनता उरीबे की बात सुन रही थी, वहां अफरा तफरी मच गई। सामने मंच पर मिगुएल उरीबे भाषण दे रहे थे, तभी पीछे से एक साथ 3 गोली बरसाई गई, जिसमें 2 सीधे उनके सिर में लगी। यह हमला किसी आम नागरिक पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर हुआ था और उरीबे खून से लथपथ नजर आए। मिगुएल उरीबे को बचाने के लिए लोग आए, उन्हें घेर कर खड़े हो गए, लेकिन खून उनके सिर से बहता हुआ पूरे कार पर फैल गया और उरीबे का सिर खून से सन गया। घायल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उरीबे को आनंद फानन अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बोगोटा के मेयर ने हमले की पुष्टि की और बताया कि उरीबे पर हमला करने वाले हथियारबंद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब चुनावी मंच किसी वर्ल्ड लीडर के लिए जानलेवा साबित हुआ हो। इससे पहले जुलाई 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2023 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली में संदिग्ध हमलावर ने बंदूक से हमला कर दिया। साल 2018 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रोन से हमला किया गया। 2021 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सार्वजनिक जगह पर थप्पड़ मारा गया। कोलंबिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सवाल अब सरहदों का नहीं है। सवाल है, क्या सच बोलने की सजा अब गोली बन गई है? क्या आज का नेता सिर्फ बहस नहीं, बुलेट का टारगेट बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब जरा ध्यान से सुनिए, आपके काम की मैं जानकारी आपको दे रही हूं। पत्रकारिता का पाठ रिपब्लिक भारत के साथ, रिपब्लिक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। अगर आप पत्रकारिता की पढ़ाई प्रैक्टिकल के साथ करना चाहते हैं तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हेडक्वार्टर आइए। पत्रकारिता की ऐसी पाठशाला जहां आपको किताबें कम और प्रैक्टिकल अधिक से अधिक सीखने को मिलेगा, वो भी लाइव एंड ब्रेकिंग अंदाज में। 30 जून से कोर्स की शुरुआत हो रही है। बिना देर किए तुरंत अप्लाई करें, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो इन्हीं खबरों के साथ आप सभी के पसंदीदा शो महाभारत में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए, लगातार खबरें रिपब्लिक भारत पर जारी। फौरन लौट रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH